जा रहा है ताकि भारत के मानस को धीरे धीरे बदल के उसको हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किया जाए। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत के संविधान की लाश पर ही बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत का संविधान जीवित नहीं रहेगा। यह मैं बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही निर्णायक तरीके से इस बात को कह रहा हूं। तीसरी बात, साथियों, कभी कभी टीवी डिबेट में किसी व्यक्ति की कही हुई बात इतनी तथ्यपूर्ण होती है और इतनी प्रभावशाली होती है कि मन करता है कि उसका वीडियो दूसरे लोगों को भी दिखाया जाए, सुनाया जाए। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय हसबोले ने जो अभी कुछ दिन पहले भारतीय संविधान पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की वकालत करी, उसके बाद टीवी डिबेट पर उसको लेकर लगातार टीवी डिबेट चल रही है, विभिन्न चैनलों पे चल रही है और भाजपा के और आरएसएस के प्रवक्ता उनके बयान का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। पत्रकार आशुतोष ने भाजपा और आरएसएस का भारतीय संविधान के प्रति क्या नजरिया है, वो कितना भारतीय संविधान को पसंद करते हैं, कितना उसका विरोध करते हैं, क्यों वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्यों वो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की वकालत कर रहे हैं, क्या है उसकी सच्चाई, इसका बहुत ही शानदार विश्लेषण किया है और वह इसीलिए आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। कृपया ध्यान से इसको सुने। ट्रायल बलून छोड़ने की कोशिश है और ये क्या पूरा ट्रैक फिर संविधान बदलने तक जाता है और संविधान बदलने के बाद फिर आरक्षण खत्म करने तक जाता है, या फिर ये लूज बॉल हो गई दत्तात्रेय हसबोले से? नहीं, ये बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल लूज बॉल नहीं है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। आरएसएस, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भारत के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। ये मेरी ओपनिंग लाइन है और इस पर मैं अंत तक टिका रहूंगा। अभी राकेश जी ने बड़ी लक्ष्मणन का जिक्र किया, तो सेलेक्टिव कोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान की सभा में केटी शाह थे और केटी शाह ने कहा था इंडिया शैल बी ए सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक तरफ लक्ष्मणन थे, दूसरी तरफ केटी शाह थे। अब दूसरी बात में आके लेके आइए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि राकेश जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या वो सेकुलरिज्म के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है? क्या वो सेकुलरिज्म को भारत की आत्मा और हिंदू संस्कृति के केंद्र तत्व मानते या नहीं मानते? क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो आपके इसी प्लेटफॉर्म पे शिवराज सिंह चौहान कुछ बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा कुछ बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि इस पे इस देश के अंदर डिबेट नहीं होती और डिबेट होनी चाहिए। और हर उस शख्स को जिसको इस बात को लेकर जरा सा भी संशय है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भारत के संविधान में यकीन है, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की 1965 में पूर्णा की व्याख्यान माला में जो उन्होंने भारत के संविधान के बारे में जो टिप्पणियां की, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उस पर बातचीत करनी चाहिए। भारत के संविधान के बारे में दीनदयाल उपाध्याय का कहना है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं होना चाहिए, एकात्मक होना चाहिए। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, मतलब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है। यानी वन लीडर, वन पार्टी और वन लेजिस्लेचर। यानी प्रियम्बल सिर्फ एक बहाना है। क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि दत्तात्रेय हसबोले इमरजेंसी को आधार बनाकर प्रियम्बल से शब्द निकालने की बात कह रहे हैं? प्रियम्बल के बाद ये जाएगा संविधान के 25 अनुच्छेद 26, 27, 28 तक पहुंचेगा ये? नहीं, हाँ, तो मैं एक बार पढ़ के सुना। फिर इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अपनी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की 4 दिन की व्याख्यान माला में यह भी कहते हैं कि भारत का जो संविधान है भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। वो कहते हैं भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है, इसमें भारत माता की जीवमान चैतन्यमयी कल्पना नहीं है। फिर वो कहते हैं हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए। अब ये तो जो फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत के संविधान की आत्मा है
उसको ही नकार रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो 1985 में गांधीयन सोशलिज्म को छोड़कर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनाया गया। सर ये तो गोलवलकर ने भी कहा, देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं आपसे आगे का सवाल पूछ रही हूँ। एक मिनट गरिमा जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है ना। अब ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भारत के संविधान को नकारती, नहीं मानती। अब दूसरी बात सेकुलरिज्म पे आ जाते हैं। सेकुलरिज्म के संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ये लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य तो नियमहीन राज्य हो जाएगा। और नियमहीन राज्य कहां है? अर्थात धर्मनिरपेक्षता और राज्य एक दूसरे के विरोधी हैं। राज्य तो धर्म राज्य ही हो सकता है, दूसरा नहीं। यानी राज्य जो धर्म राज्य होना चाहिए, सेकुलर इंडिया नहीं, धर्मराज्य। ये मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ के कोट कर रहा हूं। इसके अलावा वो जब धर्मराज्य की व्याख्या करते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि संसद आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी इसके ऊपर है, यानी धर्म सावरेन है। हमारा संविधान क्या कहता है? आम आदमी जनता सावरेन है। ये कहते हैं धर्म सावरेन। फिर मैं पढ़ के सुना देता हूं। हम अच्छी तरह समझ लें कि बहुमत में या जनता में धर्म नहीं है, धर्म शाश्वत है। इसलिए प्रजातंत्र की व्याख्या में जनता का शासन ही पर्याप्त नहीं है, वह शासन जनता के हित में भी होना चाहिए। जनता के हित का निर्णय तो धर्म ही कर सकता है। अतः जन राज्य को धर्मराज्य भी होना आवश्यक है। सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहां स्वतंत्रता और धर्म दोनों हो। धर्म राज्य में इन सभी कल्पनाओं का समावेश हो सकता है। सर लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय की जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तब से और अब तक तो गंगा यमुना में बहुत ज्यादा पानी बह गया ना? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आज अच्छा ठीक है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछूं कि दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी आरएसएस डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं ये पूछूं तो यहां से प्रियम्बल से हट जाएंगे अगर दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो क्या बदल जाएगा? भाई संविधान में तो स्टिल दे एग्जिस्ट ना। अब मैं आप इस सवाल का जवाब देता हूं। ये आगे लाइन जाती है क्या? फिर देखिए 1949 में गोलवलकर ने कहा था ये संविधान को स्वीकार नहीं। 1965 में दीनदयाल उपाध्याय का लिखित डॉक्यूमेंट है। 2007 में केसी सुदर्शन ने करण थापर को इंटरव्यू दिया था और उनसे पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मान्य है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2007 की बात मैं बता रहा हूं। अब सवाल आइए, जो आपने सेकुलरिज्म शब्द की व्याख्या की, जो बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने क्यों कहा कि सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट भारत के सेकुलर कैरेक्टर को इंटैक्ट रखेगा। लेकिन हमने पिछले सालों में यह देखा है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बावजूद भी सेकुलरिज्म पे और धर्म विशेष के खिलाफ किस तरीके से हमले किए गए हैं। इसलिए इस शब्द को न केवल रहना चाहिए, बल्कि अयोध्या के मसले, जब बाबरी मस्जिद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, तब भी यह कहा था कि सेकुलरिज्म हमारी बेसिक फीचर है, हमारी आत्मा है, उसको बदल नहीं सकते। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मात्र 6 महीने पहले अपने स्टेटमेंट में कहा। लेकिन आशुतोष, ये भी देश की जनता ने पर खारिज कर दिया ना। सवाल खारिज करने का नहीं है। 240 पर आकर अगर बीजेपी टिक गई तो देश की जनता ने एब्सोल्युटली खारिज कर दिया, इस पूरे प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। तो दोबारा इसे पब्लिक सरफेस में लाने की फिर जरूरत क्यों महसूस हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं बदला जा सकता, देश की जनता ने कह दिया कि संविधान आरक्षण पर किसी भी तरह का आक्रमण बर्दाश्त नहीं है, फिर दोबारा ये ट्रायल बैलून छोड़ने की जरूरत क्यों है? दोबारा ट्रायल बलून इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि भारत के मानस को धीरे धीरे बदल के उसको हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किया जाए। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत के संविधान की लाश पर ही बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत का संविधान जीवित नहीं रहेगा। यह मैं बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही निर्णायक तरीके से इस बात को कह रहा हूं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक चीज और समझिए इस बात को कि क्यों मोदी जी ने कहा कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते? क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का दलित और हिंदुस्तान का पिछड़ा कब उसको जो आजादी मिली है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी समानता का समाज नहीं था। भारत के संविधान में हमको रोकेंगे नहीं और हमको बोलने नहीं देंगी। आरपी सिंह ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। 20-20 मिनट 25-25 मिनट मैंने आपको अपनी प्रोपेगेंडा नहीं है, आपने लगातार छूट दिया। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही शानदार विश्लेषण आपने किया और यह साबित कर दिया तथ्यों के आधार पर। वैसे तो सभी को मालूम है कि भाजपा शुरू से ही
भारतीय संविधान को पसंद नहीं करती है। लेकिन आपने जिस तरीके से विभिन्न तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया वह दर्शकों के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत बहुत साधुवाद और आभार।